गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। आइए आज हम 12th की बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 12th की बायोलॉजी में हमारे पास 16 चैप्टर्स और 5 यूनिट्स हैं, जिसमें हम पहले यूनिट में रिप्रोडक्शन देखेंगे और दूसरा यूनिट में जेनेटिक्स, तीसरा यूनिट में ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद चौथा यूनिट में बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद इकोलॉजी। तो ये सब यूनिट में 3 4 4 5 ऐसे करके चैप्टर्स हैं, सबको एक एक करके पढ़ना है। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये हमारा यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस रिप्रोडक्शन में बेसिकली हमें जो देखने हैं वो 4 चैप्टर देखने हैं। पहला जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। दूसरा जो होगा हमारा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद तीसरा हमारा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ हमारा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये चारों चैप्टर हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बेसिकली इसमें जो है कि वो कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, कुछ मेथड्स इसमें बताया गया है जो रिप्रोडक्शन में इस सब चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग हेडिंग डालते हैं, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हेडिंग डालते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि इसमें कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, इसीलिए इसमें हम लोग बहुत सारे चीज पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी स्पीसीज कैसे करते हैं, कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली सेक्सुअल तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। लेकिन एसेक्सुअल हम लोग इसमें देख लेंगे कि कितने स्पीसीज ऐसे हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें कुछ बता दूं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है लाइफ स्पैन के बारे में, कि लाइफ स्पैन क्या होता है और लाइफ स्पैन किसे कहते हैं। लाइफ स्पैन को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो यूं बता सकता हूं कि एक बेबी है, वो अभी बर्थ हुआ उसका और 60-65 साल के बाद उसका डेथ हो गया, नेचुरल डेथ। तो ये बेबी जब से बर्थ हुआ तब से ये डेथ तक, ये बीच का जो टाइम पीरियड है, इसे हम क्या कहेंगे, लाइफ स्पैन। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ आर नॉट इंक्लूडेड। एक्सीडेंटल केस इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मान लो एक लड़का था 20 साल का, वो जा रहा था बाइक से, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ है वो अभी एक्सीडेंट जो हो गया ये 20 साल इसका लाइफ स्पैन है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए डेफिनेशन में ये जरूर लिखना है नेचुरल डेथ, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए लाइफ स्पैन का। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में तो उतना कुछ खास है नहीं। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सबको पता है कि बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रोडक्शन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला ये यूनिट ऐसा है जो 20 मार्क्स कवर करता है, अकेला। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहां से आ जाएंगे, सब्जेक्टिव तो फिक्स है, हर चैप्टर से एक दो, हर चैप्टर से एक दो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही भारी वेटेज है। इसलिए हम लोगों को इसमें थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा। तो लाइफ स्पैन का अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ क्या कहलाएगा, नोन एज लाइफ स्पैन, ठीक है। तो लाइफ स्पैन किसे बोलेंगे,
ये एक ऐसा पीरियड जो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि लाइफ स्पैन को हम किसी साइज से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से हम कोरिलेट नहीं कर सकते कि साइज इसका छोटा है तो लाइफ स्पैन भी इसके कम होंगे, साइज इसका बड़ा है तो लाइफ स्पैन भी इसके बड़े होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, पैरोट और क्रो का एग्जांपल। क्रो की बात करें और पैरोट की बात करें तो पैरोट एज कंपेयर क्रो छोटा होता है, क्रो एज कंपेयर पैरोट थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन लाइफ स्पैन बता दूं कि क्रो का सिर्फ 15 साल होता है और पैरोट का 140 ईयर। तो देखो कितना लंबा डिफरेंस है। तो हम तो साइज से इसको कोरिलेट नहीं कर सकते। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लूं, एलिफेंट की अगर हम बात करें, कितना बड़ा जानवर है सब जानते हैं, बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन है 60 साल से लेकर के 90 साल। तो सर आप ये 60 साल से 90 साल क्यों बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे हैं? तो सुनो, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट लाइफ स्पैन नहीं बता सकते। बोलिए क्यों? क्योंकि जो डेथ है वो वेरी करता है। नेचुरल डेथ एग्जैक्ट सबका एग्जैक्ट टाइम में हो ऐसा नहीं है। नेचुरल डेथ क्या है, वेरी करता है। जैसे कि एक बच्चा है वो कभी 2 साल में मर जाता है नेचुरल डेथ की वजह से, कभी वो 50 साल में मरता है, कभी 20 साल में मरता है, कभी 65 साल में, कभी 100 में, कभी 100 में भी नहीं मरता है वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पेसीज। ठीक है, तो इसीलिए हम एक ऑन एन एवरेज आपको लाइफ स्पैन बताएंगे, अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन बताएंगे, हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि सिलेबस में मेंशन है, हम लोग वही लाइफ स्पैन को पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज मैं और यहां कर दूं, वही पॉइंट जो कि अभी मैंने बोला कि उसको साइज से हम कोरिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, लाइफ स्पैन आर नॉट कोरिलेट विद देयर साइज। जैसे वही एग्जांपल मैंने आपको बताया पैरोट और क्रो का, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, अब लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन में बहुत सारे फेजेस होते हैं। अब समझिएगा जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं हूं तो मेरा बर्थ जो है वो 23 साल पहले हुआ, 23 ईयर्स पहले। 15 ईयर्स तक वो हमारा जुवेनाइल फेज था जिसमें मैं अपने आप को ग्रो कर रहा था। लेकिन जुवेनाइल फेज के बाद अब मैं रिप्रोडक्टिव फेज में हूं जिसमें मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूं। उसके बाद मैं कुछ दिन के बाद एजिंग फेज में चला जाऊंगा, यानी बुढ़ापे की तरफ कदम रख दूंगा। समझ में आई? सब हो गए, आप भी बुढ़ापे में जाएंगे, ज्यादा खुश ना हो, है ना? तो सब ये दुनिया है भाई, इसी का नाम दुनिया है। जो आज जवान है वो कल नहीं होगा, जो आज बच्चा है वो कल जवान होगा, जो आज बूढ़ा है वो कल जवान था। ठीक है, तो ये भाई दुनिया है। तो ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, बर्थ के बाद आएगा जुवेनाइल फेज जिसको ग्रोइंग फेज बोलेंगे। उसके बाद कौन सा फेज आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद कौन सा फेज आएगा, एजिंग आएगा। उसके बाद डेथ हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि यहां पर एक बच्चा है, उसका जन्म हुआ, ये लीजिए बर्थ हुआ। बर्थ होने के बाद वो कौन से फेज में चला जाएगा, बोलिएगा जरा? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज को हमने क्या बोला अभी, ग्रोइंग फेज है। क्या है, ग्रोइंग फेज। अब ये जुवेनाइल फेज से किसमें मूव कर जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज से अब ये किसमें मूव कर जाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, बहुत सारा बच्चा जन्म दे देगा, है ना? उसके बाद किसमें आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एजिंग में। एनिमल के केस में हम लोग एजिंग वर्ड यूज करते हैं और प्लांट के केस में सेनेसेंस। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, डेथ। तो लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो लाइफ स्पैन इतने स्टेज को फॉलो करते हैं। बर्थ होता है, जुवेनाइल फेज आता है जिसको ग्रोइंग फेज बोलते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर एजिंग होगा, फिर जाकर डेथ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलना चाहता हूं ये बर्थ से लेकर के जो ये डेथ है इसे ही हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन। ठीक है,
समझ में आई बात? अब मेरी बात सुनिए, लाइफ स्पैन को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, तो उसको वहां से पढ़ना है। और आपको मैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन भी आपको पढ़ाऊंगा जो कि एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, लेकिन चलते फिरते दिख जाता है। और शायद आपको पता होना चाहिए कि एम्स भी नीट में जुड़ चुका है, तो एम्स भी वो चीज उठा के दे सकता है जो कि आपको चलते फिरते दिख जाए। जैसे कि कैट का लाइफ स्पैन नहीं दिया हुआ है, दे सकता है, एनसीईआरटी दे सकता है। मे फलाए जो वन डे प्लांट उसका भी दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन हम देखेंगे और भी ज्यादा। तो ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, इसको मिटा देता हूं, नोट डाउन कर लें। और हेडिंग डाल लीजिए कि लाइफ स्पैन ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन, मे फ्लाई वन डे। ठीक है, चलिए। तो यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को देखा है। हालांकि ये यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्ट कि किसके कितने लाइफ स्पैन है, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। हमने कुछ इसमें अपनी तरफ से बढ़ाया है, वो सिर्फ इसलिए कि वो हमें जो चलते फिरते दिख जाते हैं वैसे जानवर, तो उसके भी लाइफ स्पैन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोइंग। ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ स्पैन है, ऑर्गेनिजम्स है और उसके लाइफ स्पैन है। एलिफेंट की अगर हम बात करें तो इसके लाइफ स्पैन 60 टू 90 ईयर्स है, और अगर रोज की बात करें तो इसके लाइफ स्पैन 5 टू 7 ईयर्स है। डॉग की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 20 टू 30 ईयर्स। बटरफ्लाई की 1 टू वीक्स। ऐसा करते हैं, जरा सा इसको डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लीजिए, डॉग के कितने 20 टू 20, बटरफ्लाई के कितने 1 से 2 वीक, काऊ के कितने 15 ईयर्स, बनियान ट्री के कितने, सॉरी बनाना ट्री के कितने 25 ईयर्स, और काऊ के कितने 20 टू 25 ईयर्स, पैरट के कितने 140 ईयर्स, और क्रोकोडाइल के कितने 60 ईयर्स। समझ में आया? हॉर्स की बात करें तो इसके कितने 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई कितने 2 वीक, राइस प्लांट कितने 3 टू 4 मंथ, टोटोइज के कितने 100 टू 150 ईयर्स, और बनियान ट्री के कितने 200 टू 300 ईयर्स, और मंकी के कितने 26 ईयर्स, और कैट के कितने 30 टू 40 ईयर्स, व्हीट प्लांट कितने 4 टू 5 मंथ, और मे फ्लाई के कितने 1 डे। इसको मे फ्लाई को ना 1 डे इंसेक्ट भी कहा जाता है, 1 डे इंसेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लाइफ स्पैन हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं, रिप्रोडक्शन की नीड क्यों पड़ी, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। एनसीईआरटी में आपके जो कुछ के लाइफ स्पैन मेंशन होंगे और कुछ के लाइफ स्पैन नहीं, बल्कि उसके फोटो के सामने जगह खाली होगी, वहां लाइफ स्पैन नहीं होगा, तो घबराना नहीं है, यहाँ से देख के वहां पर लिख देंगे और याद रखेंगे। ठीक है, ओके, नोट डाउन करें इसे। चलिए, अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन कहते किसको, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, किसे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। आ जाओ, क्या है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, बोलिए सर। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक स्पेसीज अपने जैसा यंग वंस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। एक डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism
gives rise young one या फिर ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू itself। क्या पता चल रहा है कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज यंग वन ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगा। एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही होता ना, डॉग तो नहीं होता, डॉग होता ना होता। एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही होता है, डॉग का डॉग ही होता है, ह्यूमन का ह्यूमन ही होता है। सर कभी कभी केस देखने को मिल जाते हैं, अबे उसे इंक्लूड मत करो यार, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं, इधर लिखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने टाइप के होते हैं जरा बोलना जरा। दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू आप सुन लीजिए। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेक्सुअल में डबल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी अपोजिट सेक्स चाहिए, एक मेल तो एक फीमेल। समझ में आई बात। एसेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही गैमेटिक फ्यूजन होता है, ना गैमेट का फ्यूजन होगा, ना गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जब गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा तो गैमेट बनाने के लिए जो स्टेप्स थे मियोसिस वो भी नहीं होगा। तो ना तो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ना गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ना गैमेट का फ्यूजन हुआ, और ना ही मियोसिस का कोई रोल है इसमें, ठीक है। हाँ, माइटोसिस होगा, एक सेल से तो दूसरे सेल में डिवाइड हो जा रहा है। एक सेल जैसे अमीबा, एक अमीबा 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, उसका न्यूक्लियस वगैरह सब जाकर के क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है उसमें। तो ये माइटोटिक डिवीजन तो इसमें देखने को हमें मिलेगा। समझ में आएगा। अब इसकी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेटिक फ्यूजन भी होगा, और मियोसिस और माइटोसिस दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। समझ में आई बात। और एसेक्सुअल में सिर्फ माइटोटिक का रोल होगा। इतना क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसमें इसको यहाँ पे सारा का सारा पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट। अब इसमें एक पॉइंट और, इन दिस मेथड यानी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन दिस मेथड जेनेटिकली and morphologically identical species are formed। ठीक है। अब ये जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली स्पेसीज बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी आइडेंटिकल बना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोन। क्लोन आपसे अगर कोई पूछ ले कि क्लोन होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, और वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स का, जेनेटिकली भी मॉर्फोलॉजिकली भी, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन। ठीक है बच्चों। आइए इसमें एक पॉइंट और लिख लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद करो पिछले साल पढ़ाया था इसमें, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में क्या, माइटोसिस एंड मियोसिस कंपेयर भी किया था आपने। मियोसिस एक तरफ लिखा था, माइटोसिस एक तरफ लिखा था, लिखा था। हाँ यार लिखा था। तो वहां पे आपने क्या देखा था कि जब माइटोटिक में आपने क्या देखा था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊं, आपने दोनों चीज पढ़ा था।
माइटोटिक डिवीजन, ऐसे करो, माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस दोनों आपने देखा था। अरे याद करो, देखा था ना। इसमें हमने क्या देखा था, एक सेल था, वो 2n था, वो गया था, कहाँ गया था, G1 फेज से S फेज में गया था। S फेज में जाने के बाद वो दो बना ले रहा था, और दोनों के दोनों 2n, मतलब डिप्लॉयड ये भी था तो ये भी डिप्लॉयड ही रहा। तो ये तो किसका रोल था, माइटोटिक डिवीजन में। ठीक है, माइटोसिस में यही तो देखा था हमने, एक सेल था, G1 में मैच्योर हुआ था, तैयार हो गया था, S फेज में गया, S फेज में वहां पर डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ, जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ था। भूल गया, हुआ था नहीं हुआ था, हुआ था। फिर उसके बाद G2 में गया था, G2 में जाने के बाद क्या हुआ था, सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो चुका था, रीचेक पॉइंट भी था, रीचेक भी हुआ था। फिर एम फेज में गया था, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस, सब चीज याद करो। तो वहां पे सेल डिवाइड हो गया, हुआ था। लेकिन क्या हो रहा था माइटोटिक में, बताओ जरा, कि डिप्लॉयड था तो डिप्लॉयड ही बन रहा था। फर्क कितना था, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जा रहा था। समझ में आई बात, ये तो किसका रोल था, माइटोसिस का। अब मियोसिस में हमने क्या देखा था, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में आपने क्या किया था, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवर हुआ था नहीं हुआ था, याद करो। मियोसिस में गया था, क्रॉसिंग ओवर हो गया था। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए, कैसे हुआ था क्रॉसिंग ओवर, यहाँ देखो, मियोसिस हुआ था एक सेल में, इस सेल में दो क्रोमोसोम है। तो अब ये मियोसिस में जाने के, ये मियोसिस में जो एस फेज में जाएगा क्या हो जाएगा, डबल क्रोमोसोम, डीएनए अमाउंट डबल हो गया, हुआ। अब देखो कुछ देर के बाद याद करो, अबे थोड़ा याद होना चाहिए। देखो ऐसा कुछ ड्रामा हुआ था पिछली साल, देखो, देखो, एक बार देखो, देखो, ऐसा हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था। अब बताओ, मैं देखो कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, जरा देखो तो सही। मैंने बोला मियोसिस होगा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब जब मियोसिस हुआ तो क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो यहाँ का जेनेटिक मटेरियल इसमें, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें आया, और जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया तो अब क्या वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, मिलेगा, देखने को मिलेगा। फिर मियोसिस 2 में जाने के बाद क्या हो जा रहा था, हर दो सेल 4 में डिवाइड हो रहा था। मतलब एक सेल जो कि डिप्लॉयड था, यहाँ पर 2n था, मतलब डिप्लॉयड था, वो सेल S फेज में जाने के बाद इसके अमाउंट डबल हुए, क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब जाने के बाद जब मियोसिस 2 हो रहा था तो फिर ये 4 सेल बन जा रहा था। याद करो, इस टाइप का एक सेल, इस टाइप का 2 सेल, इस टाइप का 3 सेल, इस टाइप का 4 सेल। तो जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों होता है तो कितने सेल बन जाते हैं, 4। डिप्लॉयड से शुरू हुआ, डिप्लॉयड कंडीशन में आ गया, ये भी M, ये भी M, ये भी M, ये भी M। तो 2n किस में आ गया, n में आ गया। डिप्लॉयड से किस में आ गया, डिप्लॉयड से। इसीलिए तो बोलते हैं मियोसिस जब एक सेल में हो जाता है तो 4 तरह के सेल देते हैं ना, पता था आपको। अब देखिए ये माइटोसिस और मियोसिस यहाँ पर थोड़ा समझ गया। तो मैं देखो ये पॉइंट लिखने के लिए इतना परेशान हुआ हूँ। कौन सा पॉइंट, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज आपको देखने को मिलेगा, वो हम बेसिकली उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, एक डीएनए का पार्ट को तोड़ करके फिर दोबारा से वहां पर जोड़ दिया जाता है, दोबारा रिकम्बाइंड कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। एंड क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, वेरिएशन। समझ में आई बात। तो रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन इसमें देखने को हमें मिल सकता है। तो समझ में आई बात। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, कुछ नहीं किया, रिप्रोडक्शन के बारे में किया कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। समझ में आई बात। फिर मैंने देखा 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल को हमने दोनों को एक फॉर्मेट में तैयार किया, सीक्वेंस में मैंने पढ़ने की कोशिश की एज कंपेयर करके। एसेक्सुअल में मैंने देखा सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, सेक्सुअल में मैंने देखा डबल पेरेंट का अपोजिट सेक्स का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं, कोई फॉर्मेशन नहीं, इसमें फॉर्मेशन भी हो रहा, गैमेट का फ्यूजन भी हो रहा, इसमें सिर्फ माइटोटिकली सेल डिवीजन हो रहा। मतलब माइटोटिकली होगा, जैसे कि अमीबा की अगर हम बात करें तो वो जा रहा था अपने गले से, जा रहा, अबे नहीं, डिवाइड होने जा रहा था। देखो ये अमीबा की बात करें तो ये सेल क्या हो गया, कुछ ऐसे ड्रामा इसने शो किया, ये देखो ड्रामा शो किया, ये न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। कुछ दिन के बाद इसने क्या देखा कि 2 सेल बन गया। अब ये एक एक करके फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर डिवाइड होना स्टार्ट होगा, हो जाएगा। समझ में आई बात? तो माइटोटिकली डिवीजन इसमें देखने को हमें मिलेगा। इस मेथड में हमें एक चीज और याद रखना है, क्लोन किसे कहते हैं? जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट्स के, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोन। ठीक है। अब इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों का इन्वॉल्वमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। समझ में आई बात बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। कितने टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, फिजन अगर होता है तो कितने टाइप के फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग होता है तो कौन सा बडिंग होगा, एक्सोजीनस या एंडोजीनस बडिंग का फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। जब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग, बी सेफ, गुड बाय।